हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में जीव विज्ञान से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है डार्विन को, बी ऑप्शन है हेरोल्ड को, सी ऑप्शन है मेंडल को, डी ऑप्शन है न्यूटन को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं। तो अनुवांशिकी के पिता मेंडल को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। ए ऑप्शन है ऑक्सिन हार्मोन के कारण, बी ऑप्शन है एथिलीन हार्मोन के कारण, सी ऑप्शन है एब्सिसिक हार्मोन के कारण, डी ऑप्शन है जिबरेलिन हार्मोन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो एब्सिसिक हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस हार्मोन का प्रयोग फल पकाने में किया जाता है। तो एथिलीन हार्मोन का प्रयोग फल पकाने में किया जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। और पौधों का वृद्धि हार्मोन कौन सा है। तो पौधों का वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 2 भागों में, बी ऑप्शन है 3 भागों में, सी ऑप्शन है 1 भागों में, डी ऑप्शन है 5 भागों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। तो 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। तो साधारण मटर के पौधे का चुनाव किया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। ए ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, बी ऑप्शन है हृदय कोशिका, सी ऑप्शन है मस्तिष्क कोशिका, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो तंत्रिका कोशिका होती है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो जीव विज्ञान का एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा परीक्षा में, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है रतौंधी, बी ऑप्शन है स्कर्वी, सी ऑप्शन है रैबिस, डी ऑप्शन है घेंघा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो घेंघा रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कुत्ते के काटने से रैबिज होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और विटामिन ए के कमी के कारण से रतौंधी होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न
7 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती है। ए ऑप्शन है 21 जोड़ी, बी ऑप्शन है 22 जोड़ी, सी ऑप्शन है 23 जोड़ी, डी ऑप्शन है 24 जोड़ी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती है, तो 23 जोड़ी पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर संख्या में पूछता कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है टीबी, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है एनीमिया, डी ऑप्शन है उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण से मधुमेह रोग होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सिनेप्स, बी ऑप्शन है केनोड, सी ऑप्शन है एक्सॉन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों के 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है ऑटोसोम, बी ऑप्शन है लिंक क्रोमोसोम, सी ऑप्शन है एक्स क्रोमोसोम, डी ऑप्शन है वाई क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों के 22 जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, तो इसे ऑटोसोम कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, तो लिंक क्रोमोसोम कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि धरती का कितना प्रतिशत भाग पानी है। ए ऑप्शन है 80%, बी ऑप्शन है 71%, सी ऑप्शन है 75%, डी ऑप्शन है 90%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धरती का कितना प्रतिशत भाग पानी है, तो धरती का 71% भाग पानी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 29% भाग धरती है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है जनन ग्रंथि को, बी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि को, सी ऑप्शन है तंत्रिका ग्रंथि को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है। ए ऑप्शन है डार्विन ने, बी ऑप्शन है ओपेरिन ने, सी ऑप्शन है लैमार्क ने, डी ऑप्शन है न्यूटन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है निम्न में से नर युग्मक क्या है। ए ऑप्शन है अंडाणु, बी ऑप्शन है वृषण, सी ऑप्शन है शुक्राणु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से नर युग्मक क्या है, तो जो शुक्राणु होता है ये नर युग्मक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुक्राणु होता है ये कहाँ पे बनता है, तो ये वृषण में बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा।
वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है। ए ऑप्शन है खारा जल में, बी ऑप्शन है साफ जल में, सी ऑप्शन है गंदा जल में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है। तो साफ जल में पनपता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं। ए ऑप्शन है वृषण में, बी ऑप्शन है पित्त पिंड में, सी ऑप्शन है हृदय में, डी ऑप्शन है फेफड़ा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो शुक्राणु वृषण में बनते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि मानव मादा का गर्भकाल का समय काल कितना होता है। ए ऑप्शन है 9 माह, बी ऑप्शन है 10 माह, सी ऑप्शन है 11 माह, डी ऑप्शन है 12 माह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मादा का गर्भकाल का समय कितना होता है। तो 9 माह का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है। ए ऑप्शन है पक्षी, बी ऑप्शन है मछली, सी ऑप्शन है चिंपैंजी, डी ऑप्शन है बिल्ली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है। तो चिंपैंजी है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है एक लिंगी, बी ऑप्शन है द्विलिंगी या उभयलिंगी, सी ऑप्शन है अलिंगी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। ए ऑप्शन है पतियों के द्वारा, बी ऑप्शन है तना के द्वारा, सी ऑप्शन है फूलों के द्वारा, डी ऑप्शन है जाइलम के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो फूलों के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पेड़ पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। तो पेड़ पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है। ए ऑप्शन है जीवाश्मों का, बी ऑप्शन है समुद्री जीवों का, सी ऑप्शन है पक्षियों का, डी ऑप्शन है पेड़ पौधों का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है। तो जीवाश्मों का अध्ययन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि पादप हार्मोन कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पादप हार्मोन कितने होते हैं। तो पादप हार्मोन 5 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है जयांग, बी ऑप्शन है दल, सी ऑप्शन है पुंकेसर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं। तो पौधों के मादा भाग को जयांग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पौधों के नर भाग को क्या कहते हैं। तो पौधों के नर भाग को पुंकेसर कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि द्विखंडन किसमें होता है। ए ऑप्शन है अमीबा में, बी ऑप्शन है पैरामीशियम में, सी ऑप्शन है लैमनीशिया में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन किसमें होता है।
तो द्विखंडन अमीबा में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि हरे पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है पर्णहरित, सी ऑप्शन है जैविक क्रिया, डी ऑप्शन है श्वसन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो हरे पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान किससे होता है। ए ऑप्शन है जड़ से, बी ऑप्शन है रंध्र से, सी ऑप्शन है तना से, डी ऑप्शन है टहनी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। तो रंध्रों के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। ए ऑप्शन है जल का परिवहन के लिए, बी ऑप्शन है भोजन का परिवहन के लिए, सी ऑप्शन है अम्ल का परिवहन के लिए, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो फ्लोएम भोजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो जाइलम होता है ये जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है। ए ऑप्शन है कुटपाद द्वारा, बी ऑप्शन है परिवहन द्वारा, सी ऑप्शन है भोजन रसधानी द्वारा, डी ऑप्शन है केंद्रक के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है। तो अमीबा कुटपाद के द्वारा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल में, बी ऑप्शन है लाल रक्त में, सी ऑप्शन है वर्णी लवक में, डी ऑप्शन है श्वेत रक्त में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्लोरोफिल के कारण ही जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरा दिखाई देती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे हम आपको 30 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और प्रश्न बहुत ही आसान है, तो इसे आपको गलती नहीं करना है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 6। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।